Hi and welcome back again in a course of the digital image processing example of the field that use digital image processing को डिस्कस करेंगे 1.3 पार्ट है ये हमारे चैप्टर 1 का। ये सेशन लॉन्ग ज़रूर होगा क्योंकि जितने एस्पेक्ट्स बुक में मौजूद हैं उन तमाम को एज एग्जांपल्स ऑफ द फील्ड लेकर चलेंगे। तो इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर है। फात हुसैन सी एस सर्च करने के बाद आप चैनल पर आएंगे, इसकी प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, विथ वॉच किया जा सकता है। जिनके कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल मेरे ब्लॉग fathusaincs.blogspot.com पर तमाम मटीरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। चैनल पर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीखते हैं। तो बुक हम यूज़ कर रहे हैं रैफल की 4th एडिशन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की 1.3 को इस सेशन पर हम डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक्स लेकर चल रहे हैं वो बुक के मुताबिक है और हमारा फोकस ये है कि हम इस बुक को फ्रॉम स्क्रैच से लेकर लास्ट चैप्टर तक एक एक चीज़ें एस्पेक्ट को आसान लफ्ज़ों में समझ सकें। तो जब हम एनर्जी की बात करते हैं या इमेजेस की बात करते हैं, जब एनर्जी का मतलब ये हुआ कि कुछ वेव हैं, वेव के फॉर्म पे हम इमेजेस को कंसीडर करते हैं तो उस वेव के अंदर भी एनर्जी होती है। तो जब हम इमेजेस को स्पेशली कंसीडर करते हैं तो उनकी कैटेगरी बनती है, यानी उसको कैटेगराइज किया जाता है उनके सोर्सेज से कि वो किन सोर्सेज के ज़रिए से इमेज बन रही है। तो उन सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिव स्पेक्ट्रम है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिव वेव। इसी तरह से जो सोर्सेस हो सकते हैं वो एक्वास्टिक या सिंथेटिक हो सकते हैं जिसका ताल्लुक साउंड से होता है और साउंड के अंदर हम जानते हैं कि एक वेव प्रोड्यूस हो रहा होता है जिसके जरिए से हमें एनर्जी का पता चलता है, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिव स्पेक्ट्रम इज द मोस्ट कॉमन सोर्स इंक्लूडिंग द एक्स रेज एंड द विजिबल लाइट बिकॉज दीज ऑल आर द फॉर्म ऑफ द वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिव स्पेक्ट्रम एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ द वेव को दिखाता है जो कम एनर्जी से लेकर हाईएस्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट। So the third point, an electromagnetic wave can be visualized as the wave or the stream of particles. यानी वेव को हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो वो पार्टिकल्स के फॉर्म पर मौजूद हो दिखेंगे या फिर वेव के फॉर्म पर दिखेंगे। जब स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल की बात की जाती है तो हम कंसीडर करते हैं कि फोटॉन्स की बात हो रही है और यहाँ पर जो स्पीड होती है पार्टिकल्स की वो लाइट स्पीड से ट्रैवल करती है। द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स वेरीज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम एज वी नो कि जिस तरह की हम वेव इस्तेमाल कर रहे होंगे उसी तरह की इसमें एनर्जी होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं गामा रेस की बात करूँ तो उसमें हाईएस्ट एनर्जी होगी और रेडियो वेव के अंदर लोवेस्ट मौजूद होगी। ये स्पेक्ट्रम है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है या ये ड्रॉ करने को कहा जा सकता है, तो हमें ये विजुलाइज करना है कि अंडरस्टैंड भी करना है कि एनर्जी ऑफ दी वन फोटोन इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट इसमें होते हैं। अगर हम गामा रेस की राइट हैंड साइड से बात करें तो उसकी रेंज स्टार्ट हो रही है लोवेस्ट वैल्यू से तो 10⁻⁻9 से। ये रेडियो वेव के बाद माइक्रोवेव की पोर्शन पर आता है, ये रेडियो वेव और ये माइक्रोवेव। उसके बाद इंफ्रारेड और इंफ्रारेड के बाद ये वो पोर्शन होता है जो विजिबल होता है। ये वो विजिबल पार्ट है जो नॉर्मली ह्यूमंस कलर्स को विजिबल करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर अल्ट्रावायलेट है, एक्स रेज है और फिर गामा रेज है जो हाईएस्ट वैल्यूज को कंसीडर कर रहा होता है। तो ये डिफरेंट वेव्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर मौजूद हैं और इन्हीं स्पेक्ट्रम वेव को सोर्स कहा जाता है जो नॉर्मली डिजिटल इमेजेस के अंदर हम यूज कर रहे होते हैं, राइट। तो इसी स्पेक्ट्रम को तो हम उसी रेडियो स्पेक्ट्रम को मजीद ब्रॉडली वे पे अंडरस्टैंड करते हैं। वैसे इस इमेज के अंदर हमने लिखा था कि रेडियो वेव राइट साइड पर है, तो इसी को अगर हम डिसेंडिंग फॉर्म पर यानी रिवर्स करके देखें तो अब रेडियो यहाँ पर आ चुका है। तो जब हम रेडियो वेव से गामा वेव की तरफ जा रहे हैं यानी मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं तो वेव हमारे इस तरह से बन रहा है और इस वेव की जो वेव लेंथ है, ठीक है, इस तरह से वेव लेंथ है, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वेव लेंथ यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक। जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं हमारी वेव लेंथ कम होती जा रही है, ठीक, वेव लेंथ कम हो रही है, ठीक, और यहाँ पर जाके बहुत ही कम होगी। तो हम रेडियो वेव की जब बात करते हैं तो ये रेडियो ट्रांसमिशन के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा होता है। माइक्रोवेव के अंदर होता है कि ये छोटी वेव्स होती है और नॉर्मली इसके ज़रिए से हम कुकिंग या टेलीफोन और अदर सिग्नल्स को इस्तेमाल करते हैं। इंफ्रारेड ट्रांसमिट हीट फ्रॉम द सन फ्राइज रेडिएटर्स के अंदर हम इंफ्रारेड को देखते हैं, विजिबल मेकिंग थिंग एबल टू सी, ठीक है। तो रेड से लेकर हम वायलेट की तरफ जा रहे होते हैं तो ये इसकी कुछ विजिबल लाइट्स हैं जो ह्यूमन देख रहे होते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट नॉर्मली हम फ्लोरेसेंट और ट्यूब्स और इसी तरह से स्किन्स में ये चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं। सनलाइट के अंदर रेडियो एक्टिव रेडियो वायलेट मौजूद है, ठीक है। इसी तरह जब हम आगे जाते हैं तो एक्स रेज है जिसके ज़रिए से हम इंटरनल बोन्स को देख सकते हैं। गामा रेज के ज़रिए से हम डिफरेंट कैंसर्स के सेल्स को किल करते हैं जिसके ज़रिए से हम डिजीज़ आइडेंटिफिकेशन या उस डिजीज़ को कम किया जा रहा होता है। जब हम इस तरह के स्पेक्ट्रम को डिस्कस करते हैं तो उस स्पेक्ट्रम के अंदर जो एनर्जी होती है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से, ठीक है। नो, ई इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाय लैम्डा, ठीक है, इस तरह से। यानी जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होगी हमारी एनर्जी की वैल्यूज इंक्रीज होती रहेगी।
ठीक है, यानी लैम्डा की वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज हो रही है एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस पोर्शन पे एनर्जी बढ़ रही है और इस पोर्शन पे एनर्जी डिक्रीज। वैसे इन एडवांस अगर हम देखें तो फिजिक्स के अंदर इस चीज़ों को मज़ीद पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर हम फिजिकल्स चीज़ों को, फिजिक्स से रिलेटेड में प्रॉब्लम्स के अंदर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को या उसके टाइप्स को देख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने डिस्कस इसलिए किया क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है इमेजेस के। ठीक है, अभी हम मज़ीद एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज किस तरह से इमेजेस को जनरेट करती हैं और उस जनरेटेड इमेज से हमें क्या एसेंस मिल रहा होता है। राइट, आगे चलेंगे। इसी सेशन पे आगे गामा रेज के हवाले से बताया जा रहा है। यूटिलाइजेस गामा रेज which are electromagnetic radiation of high frequency and energy. Gamma rays imaging is commonly used in a medical imaging, industrial inspections and security scanning. इन तीनों पर्पस के लिए सबसे ज़्यादा गामा रेज को इस्तेमाल किया जा रहा होता है, क्योंकि इमेजिंग के लिए डायरेक्टली हम किसी इंटरनल पार्ट को देख सकते हैं सिक्योरिटी कंसर्न पे। फॉर एग्जांपल किसी ने कोई वेपन्स रखा हुआ है तो इस स्कैनिंग के ज़रिए से हमें उसके इंटरनल पार्ट्स पे, यानी ह्यूमन बॉडी के इंटरनल पार्ट्स पे वो वेपन्स ईजिली दिख रहा होता है। मेडिकल एप्लीकेशन में गामा रेज को इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑल्सो यूज इन अ प्रोसीजर लाइक गामा कैमरा इमेजिंग एंड सिंगल फोटॉन्स इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसको स्पेक्ट इन शॉर्ट कहा जा रहा होता है। इसके जरिए से हम मेडिकल इमेजिंग कर रहे होते हैं। गामा कैमरा इमेजिंग इन्वॉल्व डिटेक्टिंग गामा रेज इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव tracers injected into the body which helps in diagnosing various conditions such as the cancer and the heart disease. तो जब ये स्पेक्ट को इंटर किया जाता है ह्यूमन बॉडी में तो उसके जरिए से हम वेरियस प्रॉब्लम को या वेरियस डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि कैंसर है या हार्ट्स की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। Similarly, SPECT provide 3D images and distribution of the radioactive tracers within the body, adding to the diagnosis and monitoring the disease. यानी हम कंटिन्यूसली स्पेक्ट के जरिए से 3D फॉर्मेट ऑफ इमेज देख रहे होते हैं इंटरनल बॉडी के, और हम उसी प्रोसेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होते हैं मेडिकल इमेजिंग में। इसी तरह से इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर भी गामा रेज को इस्तेमाल किया जा रहा होता है। गामा रेज आर यूज्ड फॉर द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टू इंस्पेक्ट द इंटीग्रिटी of materials and structures such as the pipelines and the welds. Security scanning system utilize gamma rays, detect hidden object in a luggage and cargo, enhancing security measures in transportation hubs and border crossing. That's a very important aspects कि gamma rays को हम multiple stages पर इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं। लगेज के अंदर, कार्गो के अंदर, इंटरनली रेस से हम देख सकते हैं कि अंदर क्या मौजूद है विदाउट ओपनिंग द बॉक्स। ठीक है, विदाउट ओपनिंग द बॉक्स। मेडिकल इमेजिंग में हम ऑपरेशन किए बगैर वेस्ट के जरिए से इंटरनल ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं या उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या कोई सेल है या डिजीज है वो कंटिन्यूसली प्रोग्रेस कर रहा है, स्केल कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये सारी चीज़ें गामा रेज के यूजेज के अंदर आ रही हैं। इसी तरह से एक्सरेज ज़्यादा अनदर इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर कि एक्सरेज आप में से किसी ना किसी का ज़रूर हुआ होगा, किसी न किसी पर्पज़ के लिए या आपके रिलेटेड। तो एक्सरेज भी एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, रेडिएशन है, जिसके ज़रिए से हम बॉडी में जब उस वेव्स को एंटर किया जाता है तो उसके ज़रिए से जो फिल्म बनती है, जो इमेज बनती है, वो उसके इंटरनल पार्ट्स की बनती है। So X-rays are the form of the electromagnetic radiation with wavelength shorter than those of the radio-violet rays and longer than those gamma rays. ठीक, यानी जो रेडियो वेव्स हैं उसके मुकाबले में X-rays की जो रेंज है वो शॉर्टर है। ठीक, X-rays imaging is widely used in a medical diagnosis, dental imaging, security scanning, and industrial inspection. In medical imaging, X-rays radiography is commonly used to visualize the internal structure of the body, such as the bones, organs, aiding diagnosis the fractures, tumors and other medical condition. Similarly, एक और इमेजिंग वेज है जिसको हम कंप्यूटिक टोमोग्राफी, जिसको सीटी स्कैन कहा जाता है। ये यूटिलाइज करता है एक्सरेज को टू प्रोसीड डिटेल क्रॉस सेक्शनल इमेज। जब हमें डिटेल चीज़ें चाहिए होती है तो हम सीटी स्कैन करवाते हैं बॉडी के लिए, प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन इन वेरियस मेडिकल स्पेशलिस्ट। X-rays, mammography is specialized imaging technique used to the breast cancer. That's an important from in a medical line, और उसके ज़रिए से हमें इंटरनल पार्ट का पता चलता है। इसी तरह से उसमें कोई ट्यूमर्स मौजूद है या नहीं है। डेंटल हेल्थ, टीथ या टूथ हमारा कहीं डिस्टर्ब्स है तो उसके ज़रिए से ये चीज़ें हमें पता चल रही होती है। इंडस्ट्रियल एक्सपेक्शन, जिस तरह से हमें गामा रेज देखा, एक्स-रेज के ज़रिए से भी सम कॉन्सेप्ट पे हम इंटरनल पार्ट्स को देख रहे होते हैं। लेकिन ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह की हम रेज इस्तेमाल करते हैं उस रेज से उसके आउटपुट ज़्यादा प्रॉपर्ली जनरेट होते हैं। यानी अगर मैं गामा रेज के जरिए से काम कर रहा हूँ तो भी वो चीज़ें हो रही हैं और एक्स रेज से भी हो रही है, लेकिन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द वेवलेंथ एंड एनर्जी हमें ज़्यादा बेहतर एक रिजल्ट दे रहा होता है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो रही होती है। इंडस्ट्रियल्स के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, डिफेक्टिव डिडक्शंस के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, या ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर
किसी चीज़ को हमें फेस करना होता है, डिटेक्ट चीज़ों को देखना होता है, तो एक्सरेज के ज़रिए से हम उसे चेक कर रहे होते हैं। तो जैसे हम बुक पे फर्दर जाते हैं तो फिर कुछ इमेजिंग प्रॉब्लम हमें दिखती है, जो इस तरह से दिख रही है 1.6 में। तो ये ABCD इस तरह से लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये इमेज A की है, ये B की है, ये C की है और ये D की है, इस तरह से। तो सबसे पहले A इमेज के अंदर बोन्स को स्कैन करके दिखाया जा रहा है, यानी जैसे ही हमने गामा रेज पे देखा है तो उस गामा रेज के ज़रिए से इंटरनल बोन्स की प्रॉपर इमेज यहाँ पर दिख रही है। पैट इमेज के अंदर कुछ ट्यूमर्स थे, जैसे इनको डिटेक्ट किया गया, तो ये 2 पार्ट्स हमारे ट्यूमर्स के हमें डिटेक्ट हुआ है मेडिकल डायग्नोसिस के ज़रिए से। इसी तरह से साइगनस लूप, ये स्पेस पे एक पार्टिकल्स कह सकते हैं, ये पार्टिकल इमेजिंग है जो स्पेस पे नासा के ज़रिए से इमेजिंग दिखाई जा रही है। और थर्ड के अंदर यानी डी के अंदर हमारे पास एक गामा रेडिएशन है जो न्यूक्लियर प्लांट के अंदर हो रही है, और रेडिएशन के ज़रिए से कुछ रेडिएशन पार्ट हमें दिख रहे हैं। ठीक, तो ये इमेजिंग कुछ गामा रेज की है जिससे हमें इंटरनली वो चीज़ें राइट वे पे दिख रही हैं जो प्रॉब्लम डेफिनेशन, ठीक है, डायरेक्टली इन प्रॉब्लम डेफिनेशन को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। इसी तरह से जब हम एक्स रेज की तरफ जाते हैं तो इस एक्स रेज के अंदर इमेजिंग हम ACD से लेंगे, यानी ये A है, ये C है, ये B है, ये D इमेज है और ये E इमेज है। तो देखते ही हमें पता चल रहा है कि एक्स रेज के ज़रिए से हम इंटरनल पार्ट्स को देख रहे हैं, और जो जहाँ पर इफेक्टेड है, जो लिंक किया हुआ है कुछ चीज़ों को इंटरनल पार्ट्स में, वो डायरेक्टली हमें दिख रही है। इसी तरह वेंस के अंदर कोई चीज़ डिस्टर्बनेस है तो वो पार्ट हमें एक्सरे के अंदर बी पार्ट पे दिख रही है। इसी तरह से अगर हम बी को देखें तो ये वो हमारे हेड का स्केलेटन पार्ट है, और इस स्केलेटन पार्ट के ज़रिए से हम ट्यूमर्स को देख सकते हैं माइंड के अंदर, ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है वो हमें ब्लैक दिख रहा है, तो इसके ज़रिए से आइडेंटिफिकेशन आसान है। इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर जो बोर्ड होता है, ठीक है, इधर वो मदर बोर्ड हो या कोई सर्किट बोर्ड हो, तो उस बोर्ड के अंदर जो डिफेक्टेड पाथ होता है, जो लाइंस है, उसे देखना या समझना हमारे लिए आसान रहेगा कि किस तरह से बोर्ड की कटिंग हुई हुई है, कौन सा पाथ किस तरह से जा रहा है, वो डिटेक्शन आसान रहेगी एक्स रेज से। और इसी तरह से जिस तरह से हमने एक्स रेज को स्पेस के अंदर इस्तेमाल करके कुछ साइक्लोन या कुछ साइगेनस लूप को देखा था, बिल्कुल इसी तरह से गामा और एक्स रेज के ज़रिए से भी स्पेस के अंदर मौजूद किसी भी स्पेसिफिक रूटीन चेंजिंग प्रॉब्लम को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ लूपिंग के फॉर्म पर बन रही है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में या प्रोग्रेशन को नोट करने वाले लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। उसके बाद प्रॉब्लम आती है इमेजिंग इन अल्ट्रा वायलेट बैंड। अल्ट्रा वायलेट एक बैंड है जो नॉर्मली हमने देखा कि सन रेज के ज़रिए से आ रहा होता है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक फ्लोरेसेंस होते हैं जिसके ज़रिए से हम अल्ट्रा वायलेट रेट को चेक कर रहे होते हैं, सैंपल। तो ultraviolet light has a wide range of the application, including the microscopy. Fluorescence microscopy is a technique. That's another technique. It's used that uses ultraviolet light to excite electrons in a sample. तो इसके जरिए से हम इलेक्ट्रॉन्स के सैंपल्स ले रहे होते हैं जो वहाँ से निकल रहा होता है अल्ट्रावायलेट से, causing them to emit visible light. They allow scientists to see features in a sample that would not be visible otherwise. यानी जब वो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के जरिए से अल्ट्रावायलेट लाइट्स पढ़ने की वजह से जो चीज़ हम देख नहीं पा रहे होते हैं ऑब्जेक्ट में, फ्लोरेंस माइक्रोस्कोपी के जरिए से उनके सैंपल्स को हम देख पा रहे होते हैं। तो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी इज अ वैल्यूएबल टूल फॉर स्टडिंग अ वैरायटी ऑफ द मटेरियल इंक्लूडिंग द बायोलॉजिकल सैंपल्स। द टेक्स्ट आल्सो मेंशन दैट अल्ट्रावायलेट लाइट इज यूज्ड टू एस्ट्रोनॉमी फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्रिस्टल ऑब्जेक्ट। यानी बहुत सारे सिनेरियोज पे हम ये देख रहे हैं कि स्पेस में या कैल्सेटल ऑब्जेक्ट में एस्ट्रोनॉमी के या इसी तरह से कॉर्न जो होते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उस कॉर्न के अंदर हम अल्ट्रावायलेट लाइट्स की अगर कोई प्रोग्रेशन देखना चाह रहे होते हैं तो वहाँ पर हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हुए उन लाइट्स को देख सकते हैं। और ये भी एक प्रॉपर एग्जांपल है अल्ट्रावायलेट इमेजिंग का, यानी उस लाइट के जरिए से ऑब्जेक्ट के अंदर हम प्रोग्रेस को देख रहे हैं। तो ये ए इमेज है जिसमें नॉर्मल कॉर्न दिखाया जा रहा है, कॉर्न इफेक्टेड बाय द स्मुट है, और उसके बाद साइकिनस लूप है जो एस्ट्रोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट कॉर्न के अंदर जो इफेक्टिव है चीज़ें उसके सैंपल्स को प्रॉपरली देख पा रहे हैं, जिस तरह से इस इमेज पे हमें दिख रहा है। तो ये एक प्रॉपर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिस प्रॉब्लम्स के अंदर हम अल्ट्रावायलेट को यूज़ होता हुआ एज अ सोर्स देख रहे हैं और उस सोर्स के ज़रिए से इमेजेस जनरेट हो। ठीक, तो होपफुली ये यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। अगर एग्जाम में इस तरह के टॉपिक्स आते हैं तो ये कुछ मटीरियल्स है जो आप लिखकर इमेज को बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं योर ओन। इसी तरह से विजिबल एंड इंफ्रारेड बैंड के अंदर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के और भी सिमिलर प्रॉब्लम्स आती हैं या सिमिलर कुछ इंडस्ट्रियल यूजेज आते हैं जिसके अंदर हम देखकर ये बता सकते हैं कि इस इमेज के अंदर
क्या चीज़ें प्रॉपर्ली हमें दिखनी है. फॉर एग्जाम्पल, कंसिडरिंग द विजुअल बैंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम is the most familiar in all other activities, our activities. It is not surprising that the images band outweighed by the far all other in terms of the breadth of application. The infrared band often is used in conjunction with a visible image. So we have group of the visible and infrared band of this section for the purpose of illustration. We consider in the following discussion application of the microscopy, astronomy, remote sensing industry and the law enforcement. Which means ये पैराग्राफ बता रहा है कि जो हमारे पास वो कॉन्सेप्ट है जिसके ज़रिए से हम विजिबल चीज़ों को सिर्फ देख पा रहे हैं, उसके ज़रिए से हम बहुत सारे विजुअल इमेजिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं. वो इंफ्रारेड हो या अदर पर्पस की कोई एप्लीकेशन, वो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते होते हुए देख रहे हैं इस इमेजिंग के ज़रिए से, एस्ट्रोनॉमी के देख रहे हैं, रिमोट सेंसिंग के देख रहे हैं, या इंडस्ट्री या फिर लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर, यानी कोई बॉर्डर क्रॉस कर रहा है या कुछ बॉर्डर के पास एक्टिविटी हो रही है, तो उन सेंसिंग इमेज के ज़रिए से उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना और उसकी मूवमेंट को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए आसान है. इसी तरह से माइक्रोस्कोपी इमेज के जरिए से हम कुछ एक्टिविटीज़ नोट कर रहे हैं, वो सेल्स के अंदर हो या किसी बॉडी के अंदर हो. जैसे आप इस ए बी सी इमेजेस के अंदर देखें तो ए जो है वो टक्सोल एंटी सेंट एजेंट है, जिसकी मूवमेंट हम किसी ऑब्जेक्ट की यहाँ पर देख रहे हैं. कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की मूवमेंट यहाँ पर देखी जा रही है. माइक्रो प्रोसेस है, निकल ऑक्साइड है, ठीक है, निकल ऑक्साइड को डी पे आप देख सकते हैं. ई सरफेस ऑफ द ऑडियो सीडी है, ये सरफेस ऑफ द ऑडियो सीडी है. और इसी तरह से ऑर्गेनिक सुपर कंडक्टर 450X की ये कुछ इमेज है, ठीक है, जो यहाँ पर F से रिप्रेजेंट होगी. तो एक्चुअली ये सारी इमेजेस को एक्सप्लेन करने या दिखाने का पर्पस ये है कि इसके ज़रिए से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो उन रेस के ज़रिए से उन तरह के प्रॉब्लम को यूज़ करके या आइडेंटिफाई करके हमें दे रहा है जो प्रॉब्लम नॉर्मल इमेज से आइडेंटिफाई करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल रहता है. तो उन वेव के ज़रिए से ये इमेजेस के कुछ सोर्सेज बनकर हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व. इसी तरह से नेक्स्ट के अंदर कुछ सैटेलाइट इमेज ली गई है वाशिंगटन डीसी की, और नंबर ऑफ दी रेफर टू द थीमेटिक बैंड्स इन द टेबल्स, यानी इस लैंडसेट सैटेलाइट इमेज के ज़रिए से कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर 1 2 3, इसी तरह ये 4 5 6 एंड 7 है जो सैटेलाइट से कुछ इमेजेस हैं. और इस इमेजेस के अंदर हम मल्टीपल्स कुछ पैटर्न्स देख. इन पैटर्न्स का मतलब यहाँ पर ये है कि थीमेटिक बैंड्स ऑफ द नासा लैंडसेट सैटेलाइट की कुछ इसके बैंड्स बनाए हैं. इन बैंड्स के ज़रिए से उनकी वेव लेंथ पता चल रही है कि कितने प्रॉपर्ली वो इमेज हमें दिख रहा है और उसके ज़रिए से हमें क्या मैसेज बन. फॉर एग्जांपल, वो पहला बैंड ये हो सकता है कि यहाँ पर इस इमेज के अंदर यहाँ पर विजिबिलिटी ब्लू की ज़्यादा है, ग्रीन की ज़्यादा है, रेड की ज़्यादा है, ये इंफ्रारेड है, ये मिडल इंफ्रारेड है, थर्मल इंफ्रारेड है, ये शॉर्ट वेव इंफ्रारेड है. ये कुछ बैंड्स के नेम दिए गए. इन बैंड्स के नेम से फ़ायदा ये हो रहा है कि इमेज की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. फिर उस वेव लेंथ की कुछ यूनिट्स लिखे हुए मीको मीटर के अंदर. एक्चुअली ये लेंथ ये बता रहा है कि उसकी वेव की लेंथ मैक्सिमम, ठीक, और उसकी रेंज दी. फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि करैक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस क्या हैं इस विजिबल ब्लू बैंड. मैक्सिमम वाटर पेनिट्रेशन का पता चल रहा है, ठीक है, प्लांट फिगर्स का, वेजिटेशन डिस्क्रिमिनेशन का पता चल रहा है, बायोमास एंड शोर लाइन मैपिंग का पता चल रहा है, मॉइस्चराइजिंग सॉइल को हम देख पा रहे हैं, सॉइल मॉइस्चराइजिंग, थर्मल मैपिंग या मिनरल मैपिंग को देख सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं. तो ये उनकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स. इसी तरह से सैटेलाइट इमेज के ज़रिए से हम डिफरेंट अदर्स अर्थक्वेक को या फिर साइक्लोन को देख सकते हैं, जो कि कैटरीना टेकन ऑन अगस्त 29 2005 को ये इमेज साइक्लोन की, जिसको कैटरीना कहा जा रहा है, उसको ली गई है. तो यहाँ पर देखो प्रॉपर्ली इस चीज़ का एक फ्लो पता चल रहा है कि ये वो साइक्लोन है जो यहाँ पर इस जगह को इफेक्ट कर रहा है, यहाँ से वो चीज़ प्रोड्यूस. तो ओवरऑल हमें आइडिया हो रहा है कि इन रेज के या इन वेव लेंथ की जो स्पेक्ट्रम के ज़रिए से बनने वाली इमेजेस हैं उनके हमें बैंड्स का पता चलता है और उनकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स पता चलते हैं कि इन करैक्टरिस्टिक्स से हमें ये फ़ायदा हो रहा है. इसी तरह से अगर हम इंडस्ट्रियल यूजेज को देखें तो सिंपली इंडस्ट्रियल यूजेज के ज़रिए से हम बहुत सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं. कुछ इफेक्टेड पार्ट देख सकते हैं, ठीक है. जैसे हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड के अंदर जो भी इफेक्टेड पार्ट है वो कुछ इन रेस के ज़रिए से ईजी आइडेंटिफाई हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इन लाइन्स का मुझे प्रॉपर पता चल रहा है कौन से सेल्स हैं या कौन से चिप है. इसी तरह से कोई टैबलेट्स हो सकती है या बबल्स हो सकते हैं, ठीक है. जैसे आप बबल्स को यहाँ पर इफेक्टेड देख रहे हो कि कुछ बेवरेज के अंदर या सोल्यूशन के अंदर मौजूद है. इसी तरह से बॉटल्स हैं कि बॉटल्स कौन से कम फिल्ड हैं या प्रॉपर फिलिंग है या नहीं है. तो देखो डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो गया कि ये फिलिंग कम है. फिर इसी तरह से कुछ बोर्ड्स के अंदर कोई इफेक्टेड पार्ट हो सकते हैं, जैसे ये कुछ पैटर्न थे और यहाँ पर हमने जूम करके इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाला पार्ट जो है वो इफेक्टेड. तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि किस इंडस्ट्रियल यूजेज के अंदर इन चीज़ों को प्रॉपर्ली इमेजिंग के ज़रिए से किस तरह से इंडस्ट्री वाइज इस्तेमाल किया जा रहा है.
सिमिलरली रेडियो बैंड के अंदर हम किसी फिंगर प्रिंट को या इसी तरह से जो नंबर प्लेट रीडिंग होती है वो हमारे लिए मज़ीद आसान है। सम एडिशनल एग्जांपल ऑफ द इमेजिंग ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, ये विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर मौजूद है। ठीक है, थंब प्रिंट को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड किया जा रहा है। ठीक है, पेपर करेंसी है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑटोमेटेड लाइसेंस प्लेट रीडिंग है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये लाइसेंस प्लेट को प्रॉपर्ली रीड किया जा सकता है। डिफरेंट कार्ड्स के अंदर डिफरेंट स्टाइल के साथ, ये फॉन्ट स्टाइल के साथ लिखा जा रहा है, तो इमेजेस के जरिए से उनको आइडेंटिफाई करना और एडिटेबल फॉर्म पर लेकर आना हमारे लिए आसान। इसी तरह से एमआरआई ऑफ द इमेजेस है, नी की जो इमेजेस होती हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम नी को देख रहे हैं और यहाँ पर हम टायर को देख रहे हैं। तो इन नी और टायर्स को देखने से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि हम इमेज के इस विजुअल ब्रांड के जरिए से प्रॉपर्ली हैंडल कर पा रहे हैं कि इफेक्टिव पार्ट कौन सा है। अगर हम टायर को देखें तो इस टायर की इमेजिंग के अंदर हमें ये इफेक्टिव पार्ट प्रॉपर दिख रहा है कि यहाँ से वो टायर डैमेज है और ये इसका पार्ट यहाँ से आउट। ये कुछ मजीद प्रॉपर एग्जांपल्स हैं जिसको आप इन वर्ड्स एक्सप्लेन करके मजीद बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि एक्चुअली इन एमआरआई इमेजेस ऑफ द ह्यूमन नी से हमें क्या पता चल रहा है। ठीक है, और इसी तरह से जो इफेक्टिव पार्ट होता है रेडियोलॉजी या रेडियो लॉजिकल साइंस के ज़रिए से, वो करना हमारे लिए आसान होता है। रेडियोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट फील्ड है जिसके ज़रिए हम कुछ वेव को वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, रेस को, कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए या फिर उसे किल करने के लिए। इसी तरह से रेडियो बैंड के अंदर कुछ डिफरेंट अदर रेज हैं जिसको हम सेंटर ऑफ द ईच इमेज कह सकते हैं कि हर एक इमेज के सेंटर पे कुछ डिफरेंट रेज के ज़रिए से कुछ आउटपुट हासिल किया जाए। जैसे ये गामा रेज से हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई हो रही है, एक्स रेज कुछ इस तरह से बना रहे हैं, ऑप्टिकल कुछ इस तरह से, इंफ्रारेड इस तरह से, और रेडियो वेव कुछ इस तरह से स्पेक्ट्रम को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसमें क्या मेंशन है कि इमेज ऑफ द क्राफ्ट क्लस्टर इन द सेंटर ऑफ द ईच इमेज कवरिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये जो सेंटर में चीज़ें हो रही हैं वो एक्चुअली स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि कौन सी वेव एक्चुअली इमेज को किस तरह से इनहेंस करती है या किस तरह से विजुलाइज करके उसके इंपॉर्टेंट चंक को या इंपॉर्टेंट पार्ट को दिखा रही होती है। ठीक है, सिमिलरली जब प्रेगनेंसी के दरमियान हम मेडिकल इमेजिंग किसी वुमेन के लिए करते हैं तो वहाँ पर भी हम बहुत अच्छी तरीके से इंटरनल पार्ट्स को चेक कर सकते हैं। अगर आप ABCD इमेजेस को देखें चारों, नॉर्मली हमें अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का पता चल रहा है कि फिटस, अनदर व्यू ऑफ दी फिटस, जिसमें थायराइड है, मसल्स लेयर्स हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ों को दिखाया जा रहा है कि इंटरनल पार्ट्स में जो बेबी है वो किस तरह से दिख रहा है। और सिमिलरली जो थायराइड्स है उनके प्रोसेस को या उनके फ्लो को यहाँ पर शो किया जा रहा है, जो एज एप्लीकेशन रेडियो स्पेक्ट्रम में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा है। तो अल्ट्रासाउंड को अगर हम यूनिट वाइज देखें, बुक में तो बड़ा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि अल्ट्रासाउंड सिस्टम किन तरह से काम करता है। उनके 5 कुछ स्टेप्स यहाँ पर मेंशन है। क्या अल्ट्रासाउंड सिस्टम अ कंप्यूटर, अल्ट्रासाउंड probes consisting of the source, a receiver and a display transmit high frequency 1 to 5 megahertz sound pulses into the body। यानी अल्ट्रासाउंड सिस्टम के अंदर एक इनपुट पार्ट है जो सोर्स है और एक रिसीवर है जिसके ज़रिए से हमें चीज़ डिस्प्ले हो रही होती है, और कंटिन्यूसली अल्ट्रासाउंड के अंदर मशीन उस ऑर्गन्स में मूव किया जा रहा होता है जो आप आउटपुट के फॉर्म पर कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं। द साउंड वेव ट्रैवल इनटू द बॉडी। जब हम मशीन को लगाते हैं तो साउंड वेव होती है जो ट्रैवल ह्यूमन बॉडी में ट्रैवल करती है and hit a boundary between the tissues, between the fluid and the soft tissues and bone। यानी वो soft tissues से लेकर bone तक की स्कैन होती है, और स्कैनिंग के दरमियान उस फिगर्स को जो उस मशीन के जरिए से एज ए इनपुट जारी होती है, वो साउंड वेव इंटरनल पार्ट को हिट करके आउटपुट पर रिफ्लेक्ट होता है। सम ऑफ द साउंड वेव आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द probe while some travel on further until they reach another boundary and affected part। यानी कुछ ऐसी होती हैं जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती हैं और कुछ बिल्कुल आखिर तक जाती हैं जब तक कि वो लेयर्स को कंप्लीट ना कर दे जिस जगह पर अल्ट्रासाउंड इमेजिंग को मूव किया जा रहा होता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट दी बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी व्हिच इज हाई फ्रीक्वेंसी 1 to 5 megahertz। थर्ड, द रिफ्लेक्टेड वेव्स आर पिक अप बाय द प्रोब एंड रिलेड ऑन द कंप्यूटर। यानी जो चीज़ रिफ्लेक्ट होकर आती है हम उसे प्रोब के जरिए से पकड़ते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाते हैं जिससे रिपोर्ट जनरेट होती है। द मशीन कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोब टू द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स boundaries using the speed of the sound in tissues and time of each echo return। यानी जब वो मशीन कैलकुलेट करती है डिस्टेंस को कि इस ऑर्गन से वापस आने में साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड के मुताबिक कितने टिश्यूज को यूज़ किया गया या बाउंड्रीज को हिट किया गया, और उन टाइम्स के रिस्पेक्ट से इको रिटर्न किया जा रहा होता है, रिटर्न होता है। द सिस्टम डिस्प्ले द डिस्टेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ ईच इकोस ऑन द स्क्रीन फॉर्मिंग अ 2-dimensional इमेज। और वो जब चीज़ें इकोस रिटर्न हो रही होती है तो फाइनली उसे 2D के फॉर्म पे इमेज बनाकर विजुलाइज करके दिखाया जा रहा होता है, जिसकी इमेजिंग प्रॉपर्टी हम अल्ट्रासाउंड पे कुछ इस तरह से देखते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड कि इमेजिंग रेडियो बैंड पे किस तरह से अल्ट्रासाउंड सिस्टम काम करता है
और उन रेडियो वेव्स को किस तरह से 2D इमेज पे दिखाकर पेशेंट को उसके अफेक्टेड पार्ट से या उसके जो भी कंसर्न होते हैं उससे उसको एंटरटेन कर। इसी तरह से 250 प्लस सेम इमेज ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट फॉलोइंग थर्मल फेलियर्स, ठीक है, ये कुछ प्रॉपर इमेजेस हैं जिसमें डैमेज इंटीग्रेटेड सर्किट्स को दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये वो पार्ट्स है जहाँ से ये चीज़ डैमेज हुई हुई है और प्रॉपर्ली इमेजेस को प्रॉपर दिखा जा रहा है कि ये वो इफेक्टेड पार्ट है जिस रेस के जरिए से ये चीज़ें मुमकिन, ठीक है, ये भी प्रॉपर एक यूजेज के अंदर आता है। इसी तरह से फ्रैक्चरल इमेजेस हैं, इमेजेस जनरेटेड फ्रॉम द 3D कंप्यूटर मॉडल ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन। ये कुछ ABCD की कुछ इमेजेस हैं जो कुछ प्रॉपर इमेजेस हमें दिखा रही हैं, और अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन को देखें तो प्रॉपर्ली हमें पता चल रहा है कि फिगर A एंड B ये फ्रैक्चरल इमेजेस है एंड C और D इमेजेस जनरेटेड फ्रॉम अ 3D कंप्यूटर। ये 3D कंप्यूटर्स के जरिए से जनरेटेड इमेजेस हैं जो किसी बोन्स की या स्कल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और इस स्कल्स या इस बोन्स को डॉक्टर या मेडिकल इमेजिंग प्रॉपर्ली देखकर अंडरस्टैंड कर सकता है कि एक्चुअली ये इमेजेस जिस पेशेंट की भी ली गई हैं, जिस बॉडी से भी ली गई हैं, वो किस तरह से इफेक्टेड है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी सेशन 1.3। सेशन लॉन्ग ज़रूर हुआ लेकिन हमने एक एक एस्पेक्ट्स को यहाँ पर देखा, और अगर इसी चीज़ों को मैं बुक से रिप्रेजेंट करूँ तो बुक का सेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, फिर उसके बाद हमने गामा रेज एक्स-रेज को देखा, फिर इस इमेज को अंडरस्टैंड करते हुए हम आगे की तरफ जा रहे थे। हमने एक एक इमेजिंग अल्ट्रासाउंड बैंड को डिस्कस किया अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ, फिर उसके बाद हमने विजुअल बैंड्स देखे जो नासा से लैंडसेट सैटेलाइट से लिया गया था US वाशिंगटन DC का, फिर साइक्लोन की कुछ इमेजेस देखे, और इसी तरह से हमने ये सारी चीज़ें एक एक देखी हैं जो इस प्रॉब्लम के अंदर मौजूद थी। होप यू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट, और हर चीज़ों को मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप बुक को जिस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से एक दफ़ा रिकॉल करेंगे तो और भी आप अच्छी तरीके से उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे जो चीज़ें यहाँ पर मिस हो गई हों। तो होपफुली सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मुझे बताएं। नेक्स्ट सेशन में जाएंगे तो 1.4 डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल स्टेप्स इन अ डिजिटल प्रोसेसिंग, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। जो भी चीज़ों की लाइकनेस हो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म किया करें ताकि बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट उस पर इन्हेंसमेंट की जाती है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें ताकि मोटिवेशन बरकरार रहे, हम आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करते रहो। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। सी यू देयर।